द्वितीय वाणिज्य पदवी की हिंदी की जो कक्षा है इसके लिए आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पाठ्यक्रम संबंधी चर्चा कर चुके थे और व्याकरण संबंधी कक्षा आगे आने वाले जो समय है उसमें देख सकते हैं। आज आपके लिए निर्धारित पुस्तक जो नाटक की पुस्तक है ताजमहल का टेंडर, इससे संबंधित चर्चा की शुरुआत कर लेंगे। पहले नाटक क्या है, नाटक का स्वरूप क्या होता है, काव्य में उसका कौन सा स्थान है, साहित्य के अंतर्गत इस विधा का क्या योगदान रहा और हिंदी नाटक साहित्य का विकास और नाटक के प्रकार आदि से संबंधित कुछ चर्चा कर लेंगे। पहले हमें देखना होगा कि नाटक का अस्तित्व कहाँ आता है। असल में नाटक को हम काव्य की एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में मानते हैं। न केवल हिंदी साहित्य, विश्व साहित्य में ही नाटक का अपना आदरणीय स्थान है। पहले काव्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण विधा है नाटक। काव्य के अंतर्गत नाटक कहाँ आता है इसे देखना होगा। मैंने वहाँ लिखा है, देखिए, काव्य शब्द की व्युत्पत्ति कौर धातु से हुई है। कौर का अर्थ है वर्णन करना, जिसका वर्णन किया जाता है उसे काव्य कहते हैं। कवि अपने विचारों को व्यक्त करता है, श्रोताओं तक, पाठकों तक अथवा दर्शकों तक पहुंचाता है अपने विचारों को लिखने के द्वारा। जब कवि अपने विचारों को लिखता है वह काव्य कहलाता है। वर्णनानि निपुणः कवि ही, जिसका वर्णन किया जाता है वह काव्य कहलाता है। यहाँ काव्य के सभी भाषा का अपना काव्य होता है, सभी भाषा साहित्य का अपना काव्य हुआ करता है। इधर काव्य के हर भाषा के अंतर्गत काव्य के प्रधान ये दो प्रकार हैं, दो भेद हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य का अर्थ है जो देखा जाता है वह दृश्य है, जो सुना जाता है वह श्रव्य है। दृश्य काव्य के अंतर्गत हम देखते हैं, उसके अंतर्गत जो कुछ है इसे पहचानते हैं, सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा पहचानते हैं, तो वह काव्य के अंतर्गत जब आ जाता है वह दृश्य काव्य कहलाता है। देखकर उसमें जो आनंद है उस आनंद की अनुभूति को प्राप्त करना यह दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद श्रव्य काव्य, जो सुनकर, एक में आंख की प्रधानता, दूसरे में कान की प्रधानता, सुनकर आनंदानुभूति जहाँ होती वह श्रव्य काव्य के अंतर्गत, देखकर आनंदानुभूति जहाँ होती वह दृश्य काव्य के अंतर्गत। यह दृश्य और श्रव्य काव्य की धृति से हिंदी साहित्य समृद्ध है, सभी भाषा साहित्य समृद्ध होता है। उसके बाद दृश्य काव्य के प्रधान दो भेद हैं। सरसरी नजर से इन्हें हम देख लेंगे, बाद में प्रस्तुत नाटक की चर्चा कर सकते हैं। देखिए, दृश्य काव्य के प्रधान दो भेद हैं, रूपक और उपरूपक। रूपक के भी 10 भेद हैं, उपरूपक के भी 18 भेद हैं। इस प्रकार दृश्य काव्य के अंतर्गत 28 भेद हैं। 10 + 18 कुल 28 दृश्य काव्य के भेद हैं। इस दृश्य काव्य के अंतर्गत, रूपक के अंतर्गत हम देखते हैं नाटक, एक पात्राभिनय, आख्यान, वैसे ही भान आदि इस रूपक के अंतर्गत के 10 भेदों के अंतर्गत माना जाता है। यहाँ हमारा विषय मात्र नाटक है, उस नाटक की चर्चा करेंगे। उसके बाद उपरूपक है ना, मैंने जो लिखा दृश्य काव्य के अंतर्गत उपरूपक के भी 18 भेद हैं। दृश्य के 2 भेद हैं, रूपक के 10 भेद हैं। रूपक के 10 भेदों के अंतर्गत क्या नाटक आता है। उपरूपक दृश्य का 1 भेद है और उपरूपक के 18 भेद हैं। इन 18 भेदों में नाटिका, आख्यायिका आदि आती है, एक पात्राभिनय आदि आते हैं। इनसे
संबंधित चर्चा भी होती है साहित्य के अंतर्गत। उसके बाद श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य जो सुनकर हम आनंदानुभूति हासिल कर लेते वह श्रव्य काव्य कहलाता है। हिंदी श्रव्य काव्य के अंतर्गत हम देखते हैं हर श्रव्य काव्य के अंतर्गत ये भेद होते हैं, गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। गद्य काव्य वह है जिसका वर्णन गद्यात्मक शैली में होता है, वह गद्य काव्य। समझने में कोई कठिनाई नहीं होती, आसान से उसका अर्थ समझा जाता है, समझ सकता है, समझा जा सकता है, इसलिए यह गद्य काव्य होता है। पद्य काव्य में पद्यात्मकता होती, रसचंद अलंकार आदि की गणना होती और इसके भी कई भेद हैं, इसकी चर्चा हमें होनी चाहिए। चंपू काव्य गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप है चंपू काव्य। इस प्रकार श्रव्य काव्य के अंतर्गत गद्य पद्य चंपू आते हैं। गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप चंपू है। गद्य पद्य चंपू की दृष्टि से भी हिंदी साहित्य समृद्ध है। गद्य के भी 10 वेद हैं, पद्य के भी कुछ वेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य आदि। चंपू काव्य इन दोनों का मिश्रित रूप है। इससे संबंधित ज्यादा जानकारी हमें नहीं चाहिए। पहले इस दृश्य काव्य के अंतर्गत रूपक और उपरूपक है। इस रूपक के 10 वेदों के अंतर्गत नाटक आता है। हमारा विषय है, हमारी चर्चा का विषय है नाटक, इसलिए कि आपको एक नाटक दिया गया। नाटक का नाम है ताजमहल का टेंडर। सरसरी नजर से देखने से पता चलता है कि यह एक ऐतिहासिक नाटक है, लेकिन यह ऐतिहासिक मात्र नहीं है, इसमें सामाजिकता ज्यादातर मात्रा में है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं यह सामाजिक नाटक है या ऐतिहासिक। यह उस वक्त देख लेंगे। पहले नाटक के बारे में जैसे हम चर्चा करते हैं तो नाटक का आविर्भाव कब हुआ। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई है। नट का अर्थ है अभिनय। जिसका अभिनय किया जाता है वह नाटक कहलाता है। मतलब नाटक के माध्यम से अभिनेता अपने विचारों को अभिनय के माध्यम से व्यक्त करता है, जो पाठकों तक अथवा दर्शकों तक पहुंच जाता है। दर्शकों तक पहुंचाने का काम वह नाटककार करता है, वह दृश्य रचनाकार कर लेता है। जैसे हम देखते हैं यक्षगान भी उसी दृश्य काव्य के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसमें इसका अलग स्वरूप है, इसकी चर्चा हमें नहीं चाहिए। नाटक में नट धातु से नाटक बनता, अभिनय इसका अर्थ है, जिसका अभिनय किया जाता है वह नाटक कहलाता है। नाटक में अभिनय की प्रधानता है, अभिनेयता होती है, अभिनेयता होती है। उसी नाटक के बारे में जैसे देखते उसके कई अंक होते, कई अंक होने के कारण से ही उसे नाटक कहते हैं। और एकांकी में एक ही अंक हुआ करता है, वह भी दृश्य काव्य है। जैसे नाटक के 10 वेदों के अंतर्गत नाटक के साथ साथ एकांकी भी एक वेद है, एकांकी भी एक वेद है। हिंदी एकांकी साहित्य में समृद्ध है। इस नाटक साहित्य की ओर हम नजर डालते हैं तो पता चलता है मूलतः जैसे गद्य काव्य का आरंभ 19वीं सदी में हुआ, वैसे नाटक की सच्ची शुरुआत भी 19वीं सदी में ही हुई, माननी पड़ती है, माननी पड़ेगी। जैसे गद्य के प्रवर्तक के रूप में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखते हैं, गद्य साहित्य के जनक के रूप में उन्हें माना जाता है, गद्य साहित्य के प्रवर्तक के रूप में हम उन्हें मानते हैं। वैसे नाटक साहित्य के प्रवर्तक के रूप में हम उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानना पड़ेगा। भारतेंदु विश्व साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने वाले हिंदी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उन्हीं से प्रभावित होकर भारतीय भाषाओं में कई नाटक आए, नाटककार आए। मूलतः भारतेंदु हरिश्चंद्र इस नाटक साहित्य की विवेचना करते, उसके विकास की यात्रा के बारे में यदि हम सोचते तो पता चलता है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हिंदी नाटक साहित्य को हम इन भागों में विभक्त करते हैं। भारतेंदु जी ने नाटक
अथवा भारतीय युग, प्रसाद युगीन नाटक अथवा प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युगीन नाटक। इस प्रकार हम प्रधानतः 3 भागों को विभक्त कर सकते हैं। भारतीय युगीन नाटक, प्रसाद युगीन नाटक और प्रसादोत्तर युगीन नाटक, जो आधुनिक नाटक के अंतर्गत आ जाते हैं। इस भारतीय युगीन नाटक सच्चा आविर्भाव, सच्ची शुरुआत, सच्चा आरंभ नाटक साहित्य का हिंदी में इनके ही समय में हुआ। उन्होंने खुद लिखा, लिखने वालों को प्रेरणा दी, लिखने वालों को प्रेरणा दी। उस समय में बहुत बड़े नाटककार के रूप में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखते हैं। उनके विषस्य विषमौषधम, वैसे ही भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी चौपट राजा आदि उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इन नाटकों का उन्होंने 10 नाटकों की रचना की। उन नाटकों के माध्यम से देश के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो हाल है, इस हाल का परिचय उन्होंने कराया। देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो अधपतन हुआ था, इसका सच्चा चित्र, सच्ची तस्वीर अपनी रचना जो नाटक के माध्यम से उन्होंने सबके सामने रखी। और उनके नाटकों में हम ये सभी विषय देख सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, वह अंग्रेजों के शासन काल था। अंग्रेजों के शासन के कारण, कुशासन के कारण से देश का जो हाल था, देशवासियों की जो हालत थी, इसका सीधा चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया और आड़े हाथों में अपने समय को ले लिया और अपने समय की सभी कुरीतियों को, समय की समस्याओं को अपनी रचना के माध्यम से उन्होंने वाणी दी, अपने नाटकों के माध्यम से वाणी दी। वैसे भारत दुर्दशा में हम देखते हैं, भारत की जो दुर्दशा थी, इसका सही चित्र प्रस्तुत किया। अंग्रेजों के कारण से वह दुर्दशा हो सकती है, हमारी अशिक्षा के कारण से यह दुर्दशा हो सकती है, लेकिन उनके समय में भारत की जो दुर्दशा है, इसका सीधा चित्र उन्होंने भारत दुर्दशा नामक प्रस्तुत किया। वैसे अंधेर नगरी में भी व्यंग्य करते हैं राजनीति पर, सामाजिक विश्वासों पर, सामाजिक विश्वासों पर। वैसे ही समय का पूरा चित्र उन्होंने अपने नाटकों के द्वारा व्यक्त किया। मैंने पहले ही बता दिया, खुद लिखा, लिखने वालों को प्रेरणा दी। उनके समय के कई नाटककार आए। वे नाटककार बालकृष्ण भट्ट हो सकते हैं, जगदीश चंद्र माथुर हो सकते हैं, ये सभी बाद में आ जाते, लेकिन कुछ न कुछ दृष्टि से वे नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र युगीन नाटकों से अथवा भारतेंदु के युग से प्रभावित हुए। ध्यान देने की बात यह है कि उनके समय में संस्कृत नाटक ज़्यादातर मात्रा में था। संस्कृत नाटकों का कुछ अनुवाद भी उन्होंने किया, बंगाली नाटकों का अनुवाद भी उन्होंने कुछ किया, हिंदी में, विशेषकर हिंदी में भी कई नाटकों को उन्होंने सबके सामने रखा। देश का हाल उन नाटकों के माध्यम से व्यक्त किया, देश को उजागर किया, देश को जागृत कराया और नवजागरण के लेखक के रूप में, नवजागरण के लेखक के रूप में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखते हैं। उसके बाद युग आता है नाटक विकास के संदर्भ में प्रसाद युग। प्रसाद युग जैसे कहा जाता है जयशंकर प्रसाद युग। मूलतः प्रसाद जी कवि हैं, फिर भी नाटकों के क्षेत्र में भी उनका अपना आदरणीय स्थान है। नाटक साहित्य की जब चर्चा करते तो महत्वपूर्ण स्थान इस जयशंकर प्रसाद जी का होता है। प्रसाद जी अपने ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से, ध्यान देने की बात यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक पर जोर दिया, लेकिन पौराणिक नाटकों की रचना भी उन्होंने की, चरित्र प्रधान नाटकों को भी सबके सामने रखा। और वैसे ही प्रसाद जी ने भी कई प्रकार के नाटकों की रचना की, लेकिन प्रसाद अपने समय में विशेषकर पौराणिक, उसमें भी विशेषकर ऐतिहासिक नाटकों की रचना में सिद्धहस्त है। इतिहास की वस्तु को, इतिहास की घटना को आधार बनाकर जो नाटक की रचना, जिस नाटक की रचना की जाती है वह ऐतिहासिक नाटक कहलाता है। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटककार है
और ऐतिहासिक नाटककार बनने के माध्यम से चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ आदि मशहूर नाटकों की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की। नाटक साहित्य को अपनी ताकत के अनुरूप उन्होंने समृद्ध बनाया, खुद लिखा, लिखने वालों को प्रेरणा दी। उस शाला में कई नाटककार आते, अगर उसी प्रकार के नाटकों की रचना करते तन्मूलक हिंदी नाटक साहित्य समृद्ध हो जाता है। इस प्रकार उस नाटक साहित्य के लिए उनका जो योगदान होता है, उस योगदान को महसूस कर हम कहते हैं भारतीय युगीन नाटक, भारतीय युग, प्रसाद युगीन नाटक, प्रसाद युग। और उसके बाद आता है आधुनिक युगीन नाटक अथवा प्रसादोत्तर युगीन नाटक। प्रसादोत्तर युगीन नाटक में प्रसाद के समय के बाद के नाटकों को, उस समय को प्रसादोत्तर युगीन नाटक माना जाता है। और वहाँ सैकड़ों नाटककार आते हैं, और उसमें नुक्कड़ नाटककार भी आते हैं, एकांकी नाटक भी आते हैं, और पुराने नाटकों के जैसे बड़े बड़े नाटक भी आते हैं। और इन नाटकों के माध्यम से वे नाटककार अपने समाज के, अपनी राजनीति के, अपने प्रशासन के, अपने सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक हालत का परिचय कराते अपने इस नाटक विधा के माध्यम से, नाटक भेद के माध्यम से। हम देखते हैं भारतीय युग से लेकर आज तक कई प्रकार के नाटक हुए, राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक कुरीतियां, समस्याएं जो हैं, इन सबको उजागर कराने में ये नाटक, वे नाटककार सफल होते रहे। ये सभी ध्यान देने की बात है। और आजकल उस नाटक का जो स्वरूप है, उस नाटक के स्वरूप को आधार बनाकर भी हम उसका विभाजन करते हैं। नाटक में मनोवैज्ञानिक तथ्य ज़्यादातर मात्रा में हुआ करता है, तो ऐसे नाटकों को मनोवैज्ञानिक नाटक भी कहते हैं। और मनोवैज्ञानिक चित्रण, मनोवैज्ञानिक तस्वीर, मानव मन की विशेषताओं का चित्र उस मनोवैज्ञानिक नाटकों में हुआ करता है। और ये भी हिंदी में समृद्ध मात्रा में है। और ये सभी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। आज इस नाटक की शुरुआत करने के लिए उसका थोड़ा सा परिचय भी कराऊंगा। ताजमहल का टेंडर। ताजमहल ऐतिहासिक संसार के जो 7 अद्भुत हैं, उनमें एक माना जाता है ताजमहल का सौंदर्य। इस ताजमहल का बनाया था, ताजमहल को बनवाया था इसने शाहजहां ने अपनी पत्नी नूरजहां के उनसे प्रभावित होकर उनके प्रति अपना जो प्यार है उसे दिखलाने के लिए उसने इस ताजमहल को बनवाया। ये सभी ऐतिहासिक तथ्य है, सत्य है, इससे हम परिचित हैं। इस सरसरी से यह ताजमहल का टेंडर ऐतिहासिक नाटक लगता है, लेकिन यह ऐतिहासिक देखने पर भी मूलतः यह ऐतिहासिक नाटक नहीं है। इसमें ज्यादातर मात्रा में ऐतिहासिक वस्तु से अलग सामाजिक तथ्य हुआ करता है। सामाजिक तथ्य ज्यादातर मात्रा में, और इसे सामाजिक नाटक के रूप में भी माना जाता है। ऐतिहासिक हो या सामाजिक हो, लेकिन ऐतिहासिक पात्रों माध्यम से सामाजिक कुसंगतियों को, कुरीतियों को, समस्याओं को सबके सामने रखने में, व्यवस्था के प्रति चोट कराने में, व्यवस्था के चित्र हमारे सामने रखने में यह नाटक सफल हुआ। अजय शुक्ला का यह नाटक आधुनिक भारत का सबसे लोकप्रिय नाटक माना जाता है। इस आधुनिक भारत के हिंदी साहित्य का सबसे लोकप्रिय नाटक माने जाने वाला ताजमहल का टेंडर, इसकी जो रचना है अजय शुक्ला ने की थी। मोहन राकेश सम्मान से वे सम्मानित हुए थे। आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े नाटककार के रूप में हम मोहन राकेश जी को देखते हैं। मोहन राकेश सम्मान से सम्मानित हुए थे हमारे अजय शुक्ला जी। प्रस्तुत नाटक के बारे में 2 बातें कर लूँगा और सच्ची शुरुआत अजय क्लास में कर सकते हैं। लेखक अजय शुक्ला के मन में अचानक यह विचार आया
कि आज की व्यवस्था में यदि ताजमहल बनाया जाए तो क्या होगा। बस अनेक पात्र उतर आए उनकी आंखों के सामने। मैं बस दिखता चला गया, वे क्या कर रहे हैं मुझे स्वयं कुछ भी सोचना न पड़ा। इतनी सहजता से मैंने कभी कुछ नहीं लिखा था। वास्तव में इस नाटक में केवल शाहजहां ही एक काल्पनिक पात्र है, अन्य सभी वास्तविक हैं। शाहजहां मात्र काल्पनिक पात्र है इस नाटक में। नाटक के कौन कौन से पात्र है हम बाद में देख लेंगे। शाहजहां मात्र वास्तविक है, काल्पनिक है, बाकी सभी वास्तविक है। कहने का मतलब ताजमहल का टेंडर 1993 में लिखा गया है। 1993 की यह रचना है, अजय शुक्ला ने की थी इसकी 1993 में। फिर 5 साल लगे इसका मंचन हो पाने में। मंचन होने के लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता है। वह योग्यता आरंभ में दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन बाद में पता चला। और इसके मंचन होने में 5 साल लगभग हो गए। 1998 में 1998 में इसका मंचन हुआ। बहुत कीज भरा था वह दौर समय। निदेशक को नाटक पढ़ने को देता तो वह बड़ी रोनी सी सूरत बनाकर लौटा देता। कुछ इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी मिलती थी। जो निर्देशक होते हैं, ऐसे निर्देशकों के हाथ में अपने जो नाटक लेखक अजय शुक्ला जी दे देते तो यह नाटक पढ़कर रोने सी सूरत दिखाई पड़ते थे। कहने का अभिप्राय यह है, मंचन कर पाना आसान नहीं है। लेकिन कई साल के बाद कुछ लोग कहते थे यह ऐतिहासिक नाटक है या सामाजिक। शाहजहां आज के जमाने में ताजमहल क्यों बनवाए, यह बात समझ नहीं आई। इस प्रकार अपनी अपनी दृष्टि के अनुरूप वे लोग कहते थे कि इस नाटक का मंचन कैसे करें। मंचन करने की जो समस्या है इसे सामने रखा जाता है। कुछ मजा नहीं आया इसमें, बोर है, ऐसा स्टेटमेंट भी इस नाटक को सुनकर आया। मजा नहीं आया, कुछ बोर है। लेकिन अंततः 1998 में 1998 में एनएसडी रेपर्टरी द्वारा इसका प्रथम मंचन हुआ। इसका मंचन हुआ, इसे खेला गया। जब इसे खेला गया उसके बाद तो मंचन का सिलसिला बंद ही नहीं हुआ। इस नाटक की विशेषता यह रहे, आरंभ में इसका मंचन बहुत कम था, लेकिन जब मंचन होने लगा देश विदेश में भी इसका मंचन ज्यादातर मात्रा में होता रहा। भाषा की सभी भाषाओं में, विश्व की, भारत के सभी भाषाओं में, विश्व की कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। विदेशों में भी इसका निरंतर अभिनय होता रहा, मंचन होता रहा। आज लिखे जाने के बाद लगभग 25 साल हो गए। 25 साल के बाद नाटक इतना ही लोकप्रिय रहा। इसकी प्रासंगिकता, लोकप्रियता के पीछे का प्रधान कारण है प्रासंगिकता। यह शाश्वत सत्य है। यहाँ जो बातें कही गई है, विशेषकर इसमें भ्रष्ट व्यवस्था का चित्र रखा गया है। हमारे समाज के राजनीतिक और सामाजिक जो भ्रष्ट चित्र है, भ्रष्ट व्यवस्था है, इस व्यवस्था की भ्रष्टता को दर्शाने में यह नाटक सफल हो। तंत्र पर चोट है, व्यवस्था तंत्र पर चोट है। सोचता हूँ क्या ऐसा ही चलता होगा, व्यवस्था तंत्र भ्रष्ट ही रहेगा, हम नाटक देखकर खुश होते रहेंगे, कहेंगे भाई बड़ा मजा आया। इस प्रकार व्यवस्था तंत्र उतरती जा रही है, विनष्ट होती जा रही है। इस व्यवस्था तंत्र को देखकर हम मजा लेते रहे तो देश की रक्षा कौन करेगा? भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? यह सोचने में मजबूर करने का वाक्य है, कथन है। और व्यवस्था तंत्र की ओर इशारा करते रहे तो देश विकास की ओर कब बढ़ेगा? इस प्रकार सोचने में मजबूर करने वाले विचार भी यहाँ रखे गए हैं। और इस नाटक में हम देखते हैं लेखक नाटक की लोकप्रियता देखकर प्रसन्न हो जाते, मजबूती से जड़ पकड़े भ्रष्ट व्यवस्था को देखकर रोते। भ्रष्ट व्यवस्था को देखकर रोने की नौबत आ जाती और लोकप्रियता भी बढ़ती है। यह इस नाटक की खूबी है। समीक्षकों ने इस नाटक को हास्य व्यंग्य की श्रेणी में रखा। यह हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक माना जाता है। इसमें हास्य भी है, व्यंग्य है व्यवस्था पर,
व्यवस्थापन करारा चोट कराने की ताकत इस नाटक में है। इसलिए हास्य व्यंग्य शैली की श्रेणी की रचना मानी जाती है, नाटक माना जाता है। राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में भी रखने का समय आ गया है, राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में रखने का समय आ गया है, इस प्रकार कहा गया है इस नाटक के बारे में। और इस नाटक में क्या है इसे अगले क्लास में सर से नजर से देख लेंगे और सच्ची शुरुआत अगले क्लास में हम कर सकते हैं। यहाँ के पात्रों के बारे में, यहाँ की वेशभूषा के बारे में और यहाँ की वस्तु के बारे में पूरा परिचय पाने वाले क्लासों में कर सकते हैं। आज के लिए यहीं पर समाप्त करेंगे छात्रों, और अगले क्लास में देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।